हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली ऑन learnohub.com। तो बच्चों, दिस सेशन इज द कंटिन्यूएशन सेशन ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट वीडियो, दैट वाज मैटर। तो मैटर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। बेसिकली हमने वही सारी चीज़ें पढ़ी थी जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं अबाउट मैटर, राइट। तो आज हम उसी चैप्टर को थोड़ा फर्दर ले जाते हुए कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली चेंज इन स्टेट जो है उसको और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, right? So without wasting any time, let's get started. Now change in state. So previous class में हमने पढ़ा था change in state from solid to liquid and liquid to gas, right? यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में इसको देखेंगे। तो जो states है ना, they can be changed from solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid and liquid to solid, and it can also be changed directly from solid to the gas and from gas directly into a solid। तो मतलब आप एक solid को directly gas में भी convert कर सकते हो और गैस को directly solid में भी convert कर सकते हो, करेक्ट? ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो देखो आपके पास एक आइस है। जब आपने उस आइस को पानी में बदलना है, तो आप क्या करोगे? उस प्रोसेस में आप हीट दोगे, है ना। तो जब गर्म करोगे, से आइस को या तो फ्रिज से निकाल के बाहर रख दो तो टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी और आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। वेरी गुड। देन कमिंग ऑन लिक्विड टू गैस। अब अगेन वही बात हो गई कि अब मेरे पास पानी है और उस पानी को मैंने वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं उस पानी को एक पैन में डाल के गैस पे रख दूंगी और हीट करना शुरू कर दूंगी। तो जब ये हीटिंग शुरू हो जाएगी तो हम क्या देखते हैं? भाप बन रही है, वेपर्स बन रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन एंड अगेन इन दिस प्रोसेस हीट इज एब्जॉर्ब। तो अगेन यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, राइट? तो बात समझ आई? तो यहाँ पर जब हम सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हैं, जब हम यहाँ पर सबसे इजी है समझना कि जब हम आइस से वेपर बना रहे हैं तो इस प्रोसेस में हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दें। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सो यहाँ पर इस चैप्टर में ये जो टर्म्स है, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। सो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस, ठीक है? ओके, तो ये तो वो हो गया जब हमने हीट एब्जॉर्ब कराई है। नाउ इसका रिवर्स चलते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। अब मेरे पास वेपर्स हैं, इन वेपर्स को मैंने वाटर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उनको कूल डाउन करना पड़ेगा, उनको ठंडा करना पड़ेगा, मतलब उनके अंदर जो हीट है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, ठीक है? कैसे पता चलेगा? देखो, जो पैन हमने गर्म होने के लिए हमने रखा था उसको गैस पे, ठीक है, ताकि वेपर्स बने। अब अगर आप उस पैन को किसी से लिड से कवर कर देते हो, गैस बंद कर दो, तो अब क्या होगा? धीरे धीरे अब ये जो पहले वेपर्स बने होंगे ना, ये लिड के ऊपर, मतलब अगर लिड ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वेपर्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे? ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज कंडेंसेशन। अब इनका टेम्परेचर कम हो रहा है और ये यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है? सो दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन। अब हमने क्या करना है? अब हमें पानी मिल गया, अब हमें उसको आइस में कन्वर्ट करना है, विच मीन्स हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? तो अगेन आपके पास पानी है, ठीक है, अब आपको पता है कि गेस्ट आने वाले हैं, तो मम्मी ने क्या बोला है कि आइस बना दो,
है ना, तो जब जूस पिलाएंगे तो आइस डाल के ही पिलाएंगे। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप ट्रे लेते हो आइस क्यूब्स वाली, उसमें पानी डालते हो और उसको फ्रीजर में रख देते हो। तो वहां पर क्या हो रहा है, और हीट जो है उससे वो रिजेक्ट हो रही है, हीट बाहर निकल रही है और हमारे पास क्या बन रही है, आइस बन रही है। कैसे, पानी के फ्रीज होने से। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये वो टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये टर्म्स आप बिल्कुल नहीं भूल सकते क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो ये बात समझ आ गई। नाउ अब वही प्रोसेस जहां पर हम गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है ना लिक्विड, ये आएगी ही नहीं। तो अगेन बहुत सारी हीट रिजेक्ट होगी और साथ ही साथ इस प्रोसेस को हम बुलाएंगे डिपोजिशन। ओके, सो ये जो 6 टर्म्स हैं इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। किसी भी टर्म में कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com. Now the first term that is melting, जहां पर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। सो इसका मतलब है कि ये वो प्रोसेस है जहां पर सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है। कैसे होगी, जब यहाँ पर हीट दी जाएगी, जब यहाँ पर एक फिक्स्ड टेम्परेचर होगा, राइट। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। जैसे कि आइस का कन्वर्ट होना इनटू वाटर, करेक्ट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये कौन से टेम्परेचर पर होता है, सो दिस हैपन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, correct. So this is the melting point of solid. Again these terms are very very important for you. Now freezing. तो freezing क्या है, freezing again एक change in state है किसी भी substance की, जब liquid state जो है वो solid state में convert होती है on cooling. Cooling मतलब it rejects heat. तो इसे हम बुलाते हैं freezing point of liquid. तो होता क्या है कि जो liquid है, liquid gets changed into solid. So basically we can write over here water जो है वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। और ये सारी की सारी चीजें होती हैं एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर। जैसे कि लिक्विड का फ्रीज होना इनटू आइस हैपन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक सारा का सारा लिक्विड आइस नहीं बन जाएगा, टेम्परेचर विल रिमेन द सेम। ठीक है, इसी टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, करेक्ट। बात समझ आई। अब इससे पहले हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यू रिमेंबर कि एक वो टेम्परेचर जब लिक्विड जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर। कौन सा क्या टेम्परेचर हमने डिस्कस किया था, 0 डिग्री एग्जैक्टली। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं। क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं, सो इट कैन बी कंक्लूडेड कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ सॉलिड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक वैक्स की बात करें तो वैक्स जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होता है और ये 55 डिग्री सेल्सियस पर ही सॉलिडिफाई होता है, मतलब फ्रीज होता है। तो वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज द सेम। ओके, सो यही चीज कंक्लूड की हमने मेल्टिंग और फ्रीजिंग को पढ़ के, करेक्ट। तो आपको बात समझ आई। कोई भी डाउट हो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com. Now melting by molecular model. तो बेसिकली तो मेल्टिंग में ऐसा क्या हो रहा है कि जो अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, अब वो उनकी जो अट्रैक्शन है वो कम हो रही है।
ठीक है। तो बेसिकली हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर ये समझना है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो क्यों रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही समझेंगे कि सॉलिड्स जो होते हैं ना, दे आर समथिंग लाइक दिस। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे के पास पास होते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है, वो उतने ही ज्यादा एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग होती हैं? क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी लेस। बात समझ आई? क्योंकि स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब वो इतनी ज्यादा है ना कि इजीली तो वो कन्वर्ट नहीं होगा इनटू अ लिक्विड, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब एक टेम्परेचर आता है, वही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड जब आएगा, तो उस टाइम पर क्या होगा कि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा ये सॉलिड, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हीट की एब्जॉर्प्शन शुरू हो गई, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब करता गया। अब ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या कर रही है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा रही है। तो हमें पता है कि एक सॉलिड है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ही जगह पर, अपनी ही मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन जब ये सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करता है तो जो मॉलिक्यूल्स है ना वो ज़्यादा रिगरसली वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करने लगते हैं वो उनमें काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है और वो जो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं तो अब यहाँ पर स्पेस बढ़ने लगता है, मतलब जगह बढ़ने लगती है, इसीलिए वाइब्रेशन बढ़ने लगती है। वाइब्रेशन बढ़ने लगती है तो अब यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है। तो जब ये फोर्स जो यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्स थी, अब जब वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर सॉलिड अब कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इनटू लिक्विड। बात समझ आई? तो पहले ये कुछ ऐसे थे, अब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब किया और जो स्पेसेस थे ये जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे, जो मॉलिक्यूल्स थे। अब यहाँ पर स्पेसेस भी बढ़ने लगे जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगी। एंड नाउ फाइनली ये जो फोर्सेस हैं, ऐसे समझ लो ऐसा ही हुआ है, ये इसी का एक मॉडल है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई तो दिस पर्टिकुलर सॉलिड इट मेल्टेड टू फॉर्म अ लिक्विड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर यही होता है। और मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये पर्टिकुलर सॉलिड, तो वहां पर ना ये जो हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दिस हीट एब्जॉर्प्शन इज जस्ट टू वर्क ऑन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इससे टेम्परेचर सब्सटेंस का नहीं चेंज होगा, इससे जस्ट इतना होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये एक्टिविटी सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगी, ना कि उस पर्टिकुलर सॉलिड का या लिक्विड का टेम्परेचर चेंज करने में, ठीक है। इनिशियली इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। नाउ कमिंग ऑन टू वेपराइजेशन और बॉइलिंग, ठीक है, मतलब लिक्विड का अब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना ऑन हीटिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसे हम बुलाते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो होता क्या है कि जब हमारे पास एक लिक्विड है, जब ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, सो दिस हैपेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो the vaporization of a liquid happens at 100 degree Celsius. The liquid at 100 degree Celsius starts changing into a gas at 100 degree Celsius, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यहां पर कहीं भी टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर विल रिमेन द सेम,
राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट वन इज द कंडेंसेशन. तो हमने क्या डिस्कस किया था, एक पैन लो जिसमें आप पानी को बॉईल कर रहे थे, अब उसके ऊपर एक लिड रख दो. अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो लिक्विड है, जो बेसिकली गैस फॉर्म है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी. तो यहाँ पर जो वेपर स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन रिजेक्टिंग हीट और ऑन कूलिंग. तो ये है कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर. ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पर हैं वेपर्स और ये वेपर कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू लिक्विड. ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिसमें वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर मैं यहाँ पर एक और चीज ले देती हूँ, स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है एट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ पर स्टीम जो है एट 100 डिग्री सेल्सियस विल कन्वर्ट इट इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये जो वाटर है ना, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा. यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी, यहाँ पर कूलिंग हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है, बट टेम्परेचर जो है इट रिमेन्स द सेम. बात समझ आई. तो जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, हमने ये डिस्कस किया है कि ये जो कन्वर्जन्स होती हैं ना, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती हैं और उस टेम्परेचर पर सिर्फ प्रोसेस हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर हीट रिजेक्ट हो रही है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. राइट. तो जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी, तो मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पर लिक्विड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है. ऐसा नहीं है कि लिक्विड का टेम्परेचर अब 4 डिग्री सेल्सियस हो गया है. टेम्परेचर विल नॉट चेंज, टेम्परेचर विल रिमेन द सेम. बात समझ आ रही है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रहनी चाहिए, जो आपको समझ आ गई होनी चाहिए. अगर नहीं आई है, डोंट वरी, एक बार रिवाइंड करके देखो वीडियो, नहीं तो एक बार आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछ लो कि डाउट आ कहाँ पर रहा है. बात समझ आ रही है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सो देयर आर सम एड-ऑन्स, सम एडिशनल नॉलेज दैट यू कैन have, अगर आपको समझ आ रहा है चैप्टर. so there are few add-ons for you. The first one is the boiling point and the condensation point of a given substance are same. मतलब जब वो जो उसका boiling point है और जो उसका कंडेंसेशन है, जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो कंडेंस भी 100 पर ही होता है. so these two points are the same. Okay, next is boiling point of a liquid increases with increase in pressure on it. तो अगर आप पहाड़ों में जाओगे, पहाड़ों की मैगी नहीं खानी है, बट पहाड़ों में जाकर सब्जी बनानी है. ठीक है, सो व्हेन यू ट्राई टू कुक वेजिटेबल्स इन द माउंटेन्स, अगर आप ओपन में कुकिंग करोगे ना, सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रॉपरली कुक देम. लेकिन वहीं पर अगर आप इसको एक प्रेशर कुकर में डालकर वेजिटेबल्स को कुक करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कुक होंगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ेगा. तो प्रेशर के बढ़ने से जो कुकिंग है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो ज़्यादा वो ज़्यादा बढ़ेगा. ठीक है, सो इट इज लाइक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. राइट, तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट. Now, boiling point of a liquid increases when impurities are added to it. तो मान लो एक पानी का ग्लास लो, पानी का ग्लास, दो पानी के ग्लास ले लो, एक पानी का ग्लास ऐसे बॉईल करने रख दो, एक में ना चीनी डाल दो. आपने चाय बनाते बनाते कई बार देखा है कि जब आप चीनी डाल देते हो तो अगर एकदम से ना पानी बॉईल भी हो, मतलब चाय उबल भी रही होती है, तो वो ठंडी हो जाती है. बहुत सारे लोग जो चाय लवर्स हैं वो यही बोलते हैं कि जो चाय डालनी है, वो जो चीनी डालनी है, वो चाय बनते बनते डाल दो, बाद में नहीं डालेंगे. क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि बाद में क्या होगा कि अगर आप गैस बंद करने के बाद चीनी डालते हो तो उससे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है. बेसिकली लिक्विड जो है ना, वो अब बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आता है. इम्प्योरिटीज ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. तो आप एक ग्लास लोगे, उसको नॉर्मल पानी लोगे और उसको बॉईल करोगे, सेम अमाउंट ऑफ
पानी आप दूसरे ग्लास में लोगे और उसमें क्या डाल दोगे, चीनी डाल दोगे। नाउ दोनों को एक साथ बॉईल करने रखो, यू विल फाइंड आउट कि वो जिसमें कुछ नहीं डाला था आपने, प्योर पानी था, वो जल्दी बॉईल होगा एज कंपेयर टू वो पानी जिसमें आपने शुगर ऐड किया था। तो शुगर इज बेसिकली ओवर हियर एक इम्प्योरिटी ही है, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज द वेपराइजेशन बाय मॉलिक्यूलर मॉडल। तो वेपराइजेशन को मॉलिक्यूलर मॉडल में समझेंगे कि वेपराइजेशन में होता क्या है। जैसे हमने मेल्टिंग में समझा था, तो अब यहाँ पर वेपराइजेशन में देखते हैं। अब वैसा ही जैसा हमने कुछ मेल्टिंग में पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो कि अब हमारे पास ना ये है लिक्विड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। तो लिक्विड जो होता है ना, उसके मॉलिक्यूल्स विद इन द बाउंड्रीज ही मूव करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इनको इस कंटेनर में डाला है, तो इस कंटेनर की बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही ये सारे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर ना कोई भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल्स अचानक से वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे या उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। होगा क्या, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम बॉयल करने लगेंगे इस लिक्विड को, तो क्या होगा, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है ना, मतलब जो स्पेस है ना, वो बढ़ेगा और यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होंगी। तो बेसिकली जब हम इसको हीट कर रहे हैं, सो दिस हीट इज जस्ट it just works on the intermolecular forces of attraction। तो जब आप हीट करोगे किसी भी लिक्विड को, तो उसको हीट करने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो कैसी होती जाएंगी, वो वीक होती जाएंगी। और उन्हीं के वीक होने से यहाँ पर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हीट दी जा रही है, बेसिकली जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हीट दी जा रही है, दैट हीट विल वर्क अगेंस्ट दीज फोर्सेस और इनको वीक बनाएगा। तो देखो, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तभी एक लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, तभी लिक्विड स्टेट गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू होगी। यही डिफरेंस है ना लिक्विड और गैस में। लिक्विड में क्या होता है कि फोर्स, फिर भी मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास होते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन द लिक्विड्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स। लेकिन गैस के केस में क्योंकि अब स्पेस बढ़ रहा है, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसी होती जाती हैं, ये वीक होती जाती हैं। सो दिस टेम्परेचर, ये जो हीट हम दे रहे हैं, दिस हीट विल नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड, बट इट विल ओनली रिड्यूस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बात समझ आई। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ वेपराइजेशन। तो देखो, जब हम मॉलिक्यूलर मॉडल्स की बात करते हैं ना, तो हम बाहर की बातें नहीं करते हैं, हम बात करते हैं अबाउट द मॉलिक्यूल्स, कि जो मॉलिक्यूल्स है ना उनको क्या हो रहा है। जैसे सॉलिड में हमने देखा कि वो बड़े क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन जब हमने हीट किया तो हीट करने से अब क्या हुआ, अब जो मॉलिक्यूल्स थे वो थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो गए, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इनिशियली टेम्परेचर जो है ना वो सेम रहता है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो है वो वही रहेगा। पहला काम सिर्फ मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, उसका पहला काम है कि ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना इसको वीक करना है। सो दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस हीट, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ देयर इज वन टर्म दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी भी सरफेस से वेपर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, ठीक है। अब अगर देखें तो वेपराइजेशन में भी तो यही हो रहा है, लिक्विड ही तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली दीज टू प्रोसेसेस आर सेम, ठीक है। हो दोनों में यही रहा है, लेकिन फिर भी दोनों प्रोसेसेस काफी डिफरेंट हैं। तो हमने लीफ वाला चैप्टर पढ़ा है, तो लीफ वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि कैसे एक लीफ के सरफेस से कुछ वेपर्स जो हैं, कुछ वाटर जो है वो इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। सो इट इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस जो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। एक बड़ा ही सिंपल सी चीज है जो आप करके देख सकते हो। आप ना
एक पानी का ग्लास लो, उस पानी के ग्लास को भर के ना एक ऐसे कॉर्नर में रख दो घर के ना, जो ज़्यादा, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो या वहाँ पर स्पिलिंग ना हो या कुछ ऐसा ना हो, ठीक है। अब उसको 2 दिन के लिए वहीं रहने दो। तो आपने पहले एक चीज़ जो आपने वहाँ मार्क करनी है, दैट इज़ द लेवल ऑफ वाटर, कि पहले कितना पानी था। 2 दिन बाद आप देखोगे ना तो पानी का लेवल कम हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री सरफेसेस होते हैं ना, जो लिक्विड के फ्री सरफेसेस होते हैं, वहां से कॉन्स्टेंटली इवेपोरेशन होती रहती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेट होते रहते हैं। सो इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर्स, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन होती है। दूसरा, वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो इसका मतलब कि वेपराइजेशन सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, वहीं पर वेपराइजेशन वो काफ़ी रैपिड और वायलेंट है। तो वेपराइजेशन आपने देखा, गलती से भी आपका हाथ उन वेपर्स के ऊपर आ जाए तो स्किन जल जाती है। इट इज़ क्वाइट रैपिड एंड अ वायलेंट प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स। मतलब जो इवेपोरेशन होती है ना, तो जैसे आपने ग्लास रखा था, तो ग्लास में ऐसा नहीं कि नीचे से पानी निकलेगा। ग्लास का जो सरफेस है, जो पानी का सरफेस होगा ऊपर, वहां से ढक कवर नहीं करके रखना है, वहां से निकलेगा पानी, ठीक है। वहां से सरफेस से पानी जो है वो इवेपोरेट होगा। वहीं पर वेपराइजेशन जो है वो पूरे एंटायर सरफेस पर होती है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। हमने ये लीफ वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जब एक प्लांट की बॉडी के अंदर मूव करते हैं तो उससे क्या होता है, पानी मूव कर रहा है, ठीक है, पानी इवेपोरेट होता जा रहा है और पानी आता जा रहा है प्लांट के अंदर, तो उससे प्लांट को ना एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, मतलब एक थोड़ी ठंडक मिलती है। जैसे स्वेटिंग हमसे होती है, तो जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग के बाद हमें ठंडा ठंडा फील होता है कि नहीं होता है। सो एग्जैक्टली इवेपोरेशन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट, लेकिन वेपराइजेशन में बिल्कुल भी कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कूलिंग, ऑल्दो द प्रोसेस इज सेम। दोनों में जो वाटर है वो वेपर्स में ही कन्वर्ट हो रहा है, बट स्टिल दीज प्रोसेसेस आर very different from each other. Okay, so let us now understand some applications of evaporation or the rate of evaporation. How does that happen? तो देखो, एक ऐसी कंडीशन है जहां पर धूप, अब जैसे समर्स हैं, समर्स में जैसे ही आप कपड़े बाहर डालते हो तो समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप 10 बजे आपने कपड़ा डाला, 12 बजे को उठाने के लिए अगर अच्छी धूप में कपड़े डाले हैं ना, तो 12 बजे आप उठा के उनको फोल्ड करके अलमीरा में भी रख देते हो। लेकिन विंटर्स में क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो कपड़ों को सूखने में, ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड के टेम्परेचर पर बहुत डिपेंड करता है। दूसरा, एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस। तो अब मान लो कि आप अभी क्या करना, क्लास के बाद 2 क्लॉथ लेना, ठीक है, मम्मी की हेल्प करना, 2 कपड़े अच्छे से धो देना, अपनी यूनिफॉर्म धो देना, ठीक है। उसके बाद उसको जाके धूप में डाल देना, ओके। अब एक को आप अच्छे से स्प्रेड करके तार पे डालोगे, लेकिन जो दूसरा है ना उसको आप स्प्रेड नहीं करना, उसको ऐसा ही इकट्ठा सा करके उसको डाल देना, ठीक है। उसको स्प्रेड नहीं करना है, रिमेंबर दैट। तो अब आप 1 घंटे बाद जाना तो आप क्या देखोगे कि जो हमारा वो कपड़ा था जिसको हमने अच्छे से स्प्रेड करके डाला था वो ड्राई हो चुका है काफ़ी अच्छे से, लेकिन वो कपड़ा जिसको आपने स्प्रेड नहीं किया था वो ड्राई नहीं हुआ है अच्छे से, उसके अंदर अभी भी मॉइस्चर है। सो दिस मीन्स दैट द एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल इवेपोरेशन। तो जितना सरफेस एरिया होगा, जितना एक्सपोज्ड होगा वो कपड़ा, उतनी जल्दी वो ड्राई होगा, राइट। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिसे हम वॉलेटाइल बुलाते हैं, ठीक है। तो वॉलेटाइल लिक्विड्स, 1 मिनट, आई विल जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग। तो यहां पर जो लिक्विड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो ये वो लिक्विड्स होते हैं जो कि हमारे
मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पर आप अल्कोहल, स्पिरिट, इन सब चीज़ों को लो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो जिन सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनसे इवेपोरेशन उतनी ही फास्टर होती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ना आप अपनी मम्मा का नेल पेंट रिमूवर लेना और उसको ना पूरी बॉटल मत खत्म करना, बट थोड़ा सा 1 स्पून लेना, उसको रख देना, ठीक है। 1 स्पून मतलब 1 स्पून निकाल के कटोरी में डाल देना और दूसरी तरफ पानी डाल देना एक और कटोरी में, ठीक है। तो उन दोनों को हम रख देंगे, ठीक है। एक कटोरी में क्या है, नेल पेंट रिमूवर है और दूसरे में क्या है, दूसरे में पानी है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि नेल पेंट रिमूवर जो है ना वो जल्दी इवेपोरेट हुआ एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। दिस शोज द नेचर ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं, उनमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज द फ्लो ऑफ एयर अबव द लिक्विड। तो चाय आप नहीं पीते होंगे, दूध आप पीते होंगे, तो दूध जब बहुत गरम गरम दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको फूंक मारते हैं, ठीक है। तो हम उसको ब्लो करते हैं एयर उस लिक्विड के ऊपर। तो ब्लो करने से क्या हो रहा है, ब्लो करने से जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, जो ऊपर के जो हवा है वो जा रही है और हम उसको ऐसे ब्लो करके उसका टेम्परेचर, सरफेस का टेम्परेचर कम कर रहे हैं। सो दिस व्हेन द एयर फ्लोज तो उससे भी इवेपोरेशन जो है वो जल्दी होती है। हवा में इवेपोरेशन जल्दी होती है, हवा ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो अब कपड़ों को समर्स में डालो और रेनी सीजन में डालो तो क्या होगा, समर्स में तो जल्दी सूख जाएंगे, वहीं पर रेनी सीजन में जब जब बारिश हो रही होती है तो पानी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में इतना सारा पानी है तो यहाँ पर क्लोथ्स जो हैं वो जल्दी ड्राई नहीं होते हैं रेनी सीजन में, वहीं पर समर सीजन में जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सो टेम्परेचर and humidity both plays a very important role in the rate of evaporation. Okay, so I hope I am clear to everyone. I hope you understood what I was trying to explain you these 5 points. ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com. तो now the evaporation by molecular model. तो evaporation में क्या होता है, मान लो ये है हमारा एक टम्बलर जिसमें हमने पानी डाला है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि लिक्विड जो है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक बाउंड्री में मूव करते हैं। अब अगेन ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इधर उधर टकरा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, वो मॉलिक्यूल्स जो वाटर के सरफेस के आसपास होते हैं, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने से दे अटेन सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो कोलिजन से क्या होता है, कोलिजन से जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, सो कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से दे गेट दिस एनर्जी, ठीक है, वो कहाँ आ जाते हैं, वो सरफेस पर आ जाते हैं, सरफेस ऑफ वाटर या फिर सरफेस ऑफ लिक्विड पे आ जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद वो क्या करेंगे, वो सराउंडिंग्स से, कहाँ से, आसपास से, सराउंडिंग्स से हीट को एक्वायर करेंगे और देन दे विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। सो दिस इज हाउ द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ इवेपोरेशन लुक्स लाइक। ठीक है, सिंपल ही था ना कि आपस में टकरा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी आ गई तो सरफेस पे पहुंच गए। सरफेस पे पहुंचने के बाद क्या हुआ कि आसपास से जो भी हीट थी उसको एब्जॉर्ब किया और फिर वेपर बनकर इवेपोरेट हो गए। ठीक है, सो दिस हैपन्स इन लीव्स ऑल्सो। तो आप जब लीव वाला चैप्टर पढ़ोगे बायो का तो देन यू विल अंडरस्टैंड दिस इवेपोरेशन एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ओके, तो चलो सर्टेन एड ऑन्स अगेन। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना लिक्विड का, हायर विल बी द रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस। जैसे गर्म चाय है ना, गर्म चाय और एक ठंडी चाय में से, गर्म चाय में से जो इवेपोरेशन है ना, जो मॉलिक्यूल्स का बेसिकली एस्केप है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा, मोर द एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस मोर विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग आउट ऑफ द सरफेस।
राइट तो जितने ज्यादा एरिया होगा, मतलब आप एक बड़े से टम्बलर में पानी लो और आप एक नैरो सा कोई बॉटल लो, उसमें पानी लो, ठीक है, सेम पानी ले लेना, 1 लीटर पानी लेना जो एक बॉटल में डालना, और 1 लीटर लेना जो एक वाइड माउथ वाले सब्सटेंस में डालना, ठीक है। तो वो जो कि एक नैरो सी बॉटल में होगा और वो जो एक वाइड सी बॉटल में होगा, उसमें आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो वाइडर माउथ है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया है, ज़्यादा एक्सपोज्ड है ये लिक्विड, तो यहाँ से इवेपोरेशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस बॉटल, ठीक है। ये वो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो जो आप कर सकते हो। जो भी आपकी स्कूल की बॉटल है उसमें पानी भरना और सेम अमाउंट ऑफ वाटर एक खुले से टम्बलर में भर देना, तो आप देखोगे आपकी बॉटल का जो पानी का लेवल है वो बहुत कम ही, वहाँ से पानी काफ़ी कम ही इवेपोरेट हुआ होगा, क्योंकि पानी का लेवल बहुत नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जो खुला वाला टम्बलर है उससे एकदम पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, right? Next is in volatile liquid the forces of attraction between the molecules is negligible। तो यहाँ पर जो volatile liquids होते हैं इनमें जो molecules होते हैं उनके बीच का जो force of attraction है वो बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए ये जल्दी evaporate हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जल्दी ही हवा में गुम हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। नाउ ऑन ब्लोइंग एयर, तो जैसे हम बात कर रहे थे गर्म चाय की, ठीक है, तो जब हम चाय के ऊपर हवा ब्लो करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, तो वहां पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो ले जाते हैं ऊपर से लिक्विड को भी साथ साथ में, राइट, फ्रॉम द सर्फेस विद देम एंड अदर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई देयर स्पेस। तो फूंक मारने से हवा के साथ साथ जो सरफेस से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी चले जाते हैं और उनकी जगह और मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है। नाउ in humid air, water molecules present in the air near the surface of liquid do not allow the molecules to escape out easily. This decrease the rate of evaporation। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि समर्स में और रेनी सीजन में, ठीक है, तो समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर तो ज़्यादा होता ही है लेकिन एयर जो है वो ड्राई होती है। वहीं पर रेनी सीजन में एयर जो है वो ह्यूमिड होती है, मतलब एयर में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसीलिए अब मान लो मेरा पेट पानी से भरा हुआ है, अब आप मुझे बोलोगे कि मैम 2 ग्लास और पानी पियो, मैं नहीं पी पाऊंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, मैं पी चुकी हूँ, राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है, क्योंकि हवा में ऑलरेडी इतना पानी है तो ये जो पानी होता है अब और पानी और मॉइस्चर लेने की कैपेबिलिटी इसमें नहीं होती है, इसीलिए कपड़े जल्दी सूखते हैं समर्स में और देरी से सूखते हैं रेनी सीजन में। समझ आ गई बात? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो आपने ना इट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज कि हम क्या करते हैं, हम हाथों को सैनिटाइज करते हैं, ठीक है, तो हम स्प्रे का यूज़ करते हैं, हम हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो जब हम उसको स्प्रे करते हैं और हाथ पे स्प्रेड करते हैं, क्या आपको एकदम ऐसा ठंडा ठंडा फील होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बताओ, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हाथ पे स्प्रे करने से ठंडा ठंडा फील होगा? चलो ये आप मुझे बताओगे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। ओके, सो लेट अस डिस्कस इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। अब जब आपने अपने हाथ में सैनिटाइजर लगाया और सैनिटाइजर लगाते ही क्या होगा, आपके हाथ से इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी, वो जो लिक्विड है ना वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, तो आपको ठंडा फील होगा। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे ठंडा फील हो जाएगा? तो देखो, जब आपने लिक्विड को अप्लाई किया, अब इस लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इस लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है? हीट। तो जब हीट इसको चाहिए तो ये कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से। तो जब हमने सैनिटाइजर हाथ पे लगाया है तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे हाथ से ही तो हीट लेंगे, अपनी सराउंडिंग से ही तो लेंगे, पाम से ही तो जाएगा हीट, राइट। तो इसीलिए जब भी इवेपोरेशन होती है तब हमें एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। सो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इन दिस केस, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया है, राइट। अब द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। तो ये 4 एप्लीकेशंस हम पढ़ने वाले हैं। तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ना, जब आप बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो क्लास 8 में, ठीक है, तो वहां पर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पर भी हमने इवेपोरेशन की बहुत बात की है, ठीक है, क्लास 6 बायो फर्स्ट चैप्टर। तो अब हम कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे इसकी। गर्मियों में
हम फ्रिज का पानी ना पी के अगर हम मटके का पानी पिए, जो मिट्टी के मटके होते हैं उनका पानी पिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें भी पानी ठंडा रहता है, क्योंकि जब हम इस अर्दन पॉट में हम पानी डालेंगे तो अब इसमें क्या होता है ना, इसमें पोर्स होते हैं, तो क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर पोर्स से वाटर इवेपोरेट होता है, सीप होता रहता है, ठीक है, और पोर्स से वाटर सीप होके बाहर को इवेपोरेट होता रहता है। तो अब ये जो हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस liquid into vapor is taken from the water itself that is present in this earthen pot, ठीक है। तो पानी से ही, जो अंदर पानी भरा है उसी से हीट लेंगे और ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो मटके का पानी है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था ना। दूसरा देखो, वो पेशेंट जिनको फीवर होता है, कई बार फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जैसे 103, 104 हो जाता है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल पानी की पट्टियाँ फोरहेड पे रखो, ठीक है। तो एक हैंकी लो, उसको अच्छे से डिप करो पानी में और फिर उसको फोरहेड पे लगाओ। उससे क्या होता है, अब हमने पानी से गीला कपड़ा जो है वो फोरहेड पे लगाया, तो अब ये पानी इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और इवेपोरेट होने के लिए ये हमारी ही बॉडी से टेम्परेचर, हमारी ही बॉडी का टेम्परेचर यूज करता है, हीट लेता है हमारी बॉडी से और इवेपोरेट होता जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इवेपोरेशन हो रही है और साथ ही साथ हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। द नेक्स्ट वन इज द टी एंड सॉसर। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक तरफ सॉसर पकड़ते, एक तरफ कप पकड़ते हैं, यहाँ चाय डालते हैं, आराम से पीते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कप से निकाल के सॉसर में चाय डालते हैं तो एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इवेपोरेशन जो है वो फास्टर हो जाती है, ठीक है। तो चाय जल्दी ठंडी होगी और हम जल्दी से उस चाय को पी पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज स्वेटिंग। तो स्वेटिंग भी एक काफ़ी अच्छा फिनोमेना है हमारी बॉडी का, जिससे हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखती है। अब होता क्या है कि बहुत गर्मी है, तो उस केस में हमारी बॉडी जो है वो स्वेट करना शुरू करती है। अब जब ये पानी जो है हमारी बॉडी से निकलता है और ये इवेपोरेट होता है, तो उसके लिए हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर यहाँ पर यूज होता है, एंड इन टर्न कितनी भी गर्मी हो, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, राइट। सो these are the certain applications of evaporation. So I hope they are clear. Now the difference between evaporation and boiling. तो evaporation और boiling में क्या फ़र्क है? So evaporation एक slow process है, वहीं पर boiling एक काफ़ी rapid process है। तो आपने भी देखा है, थोड़ा टेम्परेचर दिया और पानी बॉईल होना शुरू हो गया, लेकिन इवेपोरेशन धीरे 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 होती है। आपने ग्लास को 2 दिन रखा तो उससे कुछ पानी जो है वो इवेपोरेट हुआ, राइट। नाउ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, वेयर एज इन केस ऑफ बॉइलिंग इट टेक्स थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड। तो पूरा ही पानी एक साथ बॉयल होना शुरू होता है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि सरफेस ही बॉयल हो रहा है और नीचे का पानी बॉयल नहीं होता है, तो ऐसे नहीं होता, पूरा पानी एक साथ ही होता है। देन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर्स। तो ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन होती है, लेकिन बॉइलिंग के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चाहिए, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बुलाते हैं, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। ओके, नाउ इवेपोरेशन, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स फॉल। तो इवेपोरेशन के टाइम पर, अब जैसे हमने अर्दन पॉट की बात की, तो पानी जो है वो होल से बाहर निकल रहा था और उसी पानी का जो टेम्परेचर है ना, उसी पानी की जो हीट है उसको यूज करके ये पानी जो है वो बाहर को जा रहा था, ऐसा ही हो रहा था ना। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो आसपास का भी ठंडा होता है, ठीक है। तो आसपास जो सराउंडिंग्स है ना वहां पर भी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। नाउ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो आसपास का टेम्परेचर जो है वो भी फ्लक्चुएट हो गया, नो, इट रिमेन्स द सेम। Okay, so I hope the difference between evaporation and boiling is clear. So now we will be talking about sublimation and deposition. वो दो प्रोसेसेस जिनके बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं की थी उनके बारे में बात करेंगे। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस जहां पर सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो सॉलिड इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ गैस विदाउट
बिकमिंग अ लिक्विड फर्स्ट, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होके गैस नहीं बनेगी, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाएगी। और इस केस में क्या होगा, हम हीट देंगे, ठीक है। और दूसरे केस में जहां पर गैस से डायरेक्टली सॉलिड, एक गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, सो दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। और इस केस में हम हीट जो है वो विड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हम कूलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये दो ऐसे प्रोसेस है जिसमें इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेज आती ही नहीं है और डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्जन हो जाता है सॉलिड का गैस में और गैस का सॉलिड में, करेक्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स, तो आपने नैप्थलीन बॉल्स तो देखी होंगी, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम विंटर्स टू समर्स, तो हम क्या करते हैं, सारे गर्म कपड़ों को धोते हैं, सुखाते हैं और उनको अपने ट्रंक में या बेड बॉक्स में भर देते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर छोटी छोटी वाइट कलर की ऐसी बॉल्स डाल देते हैं। और विद टाइम, जब एंड ऑफ समर्स एंड बिगिनिंग ऑफ विंटर्स हो रहा होता है नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट टाइम, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बॉल्स हमने इतनी बड़ी बड़ी डाली थी वो छोटी छोटी रह गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉलिड्स जो हैं वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ड्राई आइस, तो ड्राई आइस में भी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सो दिस इज सॉरी नॉट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बट गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी और सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि हम हीट कैसी दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। अब ये जो भी हो रहा है ये हो क्यों रहा है, तो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो वीक होती हैं। तो जैसे ही उनको थोड़ी सी भी हीट मिलती है ना, तो वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये जो हम मॉलिक्यूलर मॉडल पढ़ रहे हैं ये जस्ट हम सब्लिमेशन के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सॉलिड्स के बीच में मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, इसीलिए ये सॉलिड्स डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही मतलब सराउंडिंग से यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा ये सॉलिड, तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलरेडी वीक हैं, जब जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है वो भी कम होने लगेगा और डायरेक्टली सॉलिड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हैपेंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, समझ आ गया। तो एग्जाम्पल जैसे कि ड्राई आइस, ठीक है, मतलब सब्लिमेशन और डिपोजिशन में ड्राई आइस एंड नैप्थलीन बॉल्स। So I hope this is clear. This was simple for you to understand. Now, before we wrap up this session, let us talk about some of the questions where we have to mention the true and false. तो करें जल्दी से. Okay, so the first one is the temperature of a substance remains unaffected during its change of state. So इज दैट ट्रू? सोचो हमने ये बार बार यही बात हम हर एक प्रोसेस में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने यही डिस्कस किया था कि जब भी कोई चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वहां पर जस्ट चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है से 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या हो रहा है, ये जितना भी यहाँ पर हीट लग रही है ना, वो जस्ट इसका स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है और टेम्परेचर को चेंज करने में नहीं हो रही है। सो इन दैट केस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, द टेम्परेचर रिमेन्स अनअफेक्टेड। नेक्स्ट इज आइस मेल्ट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नो, मेल्टिंग टेक्स प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज false. Next is evaporation of a liquid causes cooling. तो yes, जब evaporate होता है, जैसे हमने सैनिटाइजर वाली बात की थी, तो जब लिक्विड हमारे हाथ से इवेपोरेट हो रहा है तो ये हमारे ही पाम की हीट ले रहा है और हमें क्या मिल रहा है, एक कूलिंग इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर्स। नो, evaporation takes place at all the temperatures, boiling takes place at 100 degree Celsius, so this is false, right. Next is evaporation takes place
over the entire surface of the liquid. No, evaporation सिर्फ और सिर्फ surface पर होता है, ठीक है. Boiling पूरे liquid में होती है. So again this statement is false. राइट. सो आई होप अगर आपको ये आंसर्स आते थे इट मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं क्रिस्टल क्लियर. बट अभी भी अगर नहीं हुए हैं तो जस्ट डोंट वरी, वी हैव आस्क क्वेश्चन सेक्शन जहां पर आप क्वेश्चंस पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. सो just go through this chapter. कोई भी doubt हो ask it on ask question section. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood the chapter matter. कोई भी doubt होगा please ask it on ask question section. I'll see you next time with the next chapter. Till then you all take care and as you all know, learn हो मतलब free है पर best है.